Hello friends, I am Pragya and welcome to your own channel The History Library. Guys, आज हम ऋग्वैदिक काल के लेवल 1 का पार्ट बी शुरू करेंगे। हमने लेवल 1 का पार्ट ए शुरू कर लिया था और लेवल 1 आपके किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ जीएस के तौर पे हिस्ट्री आती है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ जो अब आपके हाल ही में जूनियर एडेड स्कूल्स के जो एग्ज़ाम होने वाली है अप्रैल में, उसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसी के साथ जितने भी आपके टीटी होते हैं, यूपी टेट, सुपर टेट या रीट एग्ज़ाम हैं, तो जितने भी ये एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के लिए ये बहुत यूज़फुल रहने वाली है। और इसी के साथ ये टीजीटी के लिए भी ये क्वेश्चंस आपके बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और हम शुरू करते हैं आज का टेस्ट बी पार्ट का। 25 क्वेश्चन हम पार्ट ए में कर चुके हैं, तो आज हम 26 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइज़ अपना नोटबुक एंड पेन लेकर बैठिए और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, इस तरीके से आप आंसर नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर नोट डाउन कर लीजिएगा और हम चलते हैं टेस्ट की तरफ। एंड गाइस, अगर आपको टेस्ट नहीं करना है तो आप वीडियो को आगे नियर अबाउट हाफ से आप स्टार्ट करेंगे, जहाँ से वापस से आपके 26 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, वहाँ उसका आंसर साथ में बताया जाएगा और उस पर बात भी की जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। 26 क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए विद्वान, बी श्रेष्ठ, सी योद्धा या डी यज्ञ करने वाला। आंसर नोट डाउन कीजिए 26 का और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस संस्था में स्त्रियों के भाग लेने के उल्लेख प्राप्त होते हैं? तो स्त्रियां कौन सी संस्था में भाग लेती थी? सभा, समिति, विदत या पौर। 28 क्वेश्चन पर चलते हैं। 28 क्वेश्चन है हमारा, वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो यहाँ बात हो रही है प्राचीन की, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्राचीन संस्था की बात हो रही है कि प्राचीन संस्था कौन सी थी? परिषद, सभा, समिति या विदत। 28 का आंसर अगर आपने नोट डाउन कर लिया है तो हम चलते हैं अब 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से मंडल में मिलता है ऋग्वेद के? तो देखिए, पहली बात तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि ऋग्वेद में उल्लेख है, तो पूछा जा रहा है ऋग्वेद के किस मंडल में उल्लेख है। तो यहाँ ऑप्शंस हैं आपके, चतुर्थ यानी फोर्थ, द्वितीय यानी सेकेंड, तृतीय यानी थर्ड या फर्स्ट, ठीक है। फोर्थ, सेकेंड, थर्ड या फर्स्ट, तो किस में इसका उल्लेख मिलता है ये आपको बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो यव किसको कहते थे? जौ को, चने को, चावल को या गेहूं को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, बोगजकुई अभिलेख मिला है। तो बोगजकुई अभिलेख कहाँ से मिला है? तुर्की से, ईरान से, बैक्टीरिया से या अफगानिस्तान से। तो इन चारों में से क्या कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको नोट डाउन करना है 31 का आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, सबसे पहले 4 आश्रमों का वर्णन आया है, वह उपनिषद है। मतलब किस उपनिषद में 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके, ईश, छांदोग्य, बृहदारण्यक, जबालोपनिषद। तो 32 का इसमें से सही ऑप्शन क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप अपना नोट डाउन भी कर सकते हैं। और आप अगर टेस्ट लगा रहे हैं तो आप अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा। ये टोटल आज 25 क्वेश्चन है कि 25 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33, ऋग्वेद के किस मंडल में चतुर्वर्ण की अवधारणा प्राप्त होती है? मतलब चारों वर्ण, जो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र की जो अवधारणा है वो किस मंडल से प्राप्त होती है? पहले से, 5वें से, 9वें से या 10वें से। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद
किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो यहाँ बात हो रही है यम नचिकेता संवाद की। तो यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है निम्न में से? वृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद या केन उपनिषद। तो इन चारों में से किस में यम नचिकेता का संवाद मिलता है? तो फ्रेंड्स ये काफ़ी फेमस संवाद है इन लोगों का, जो डिस्कशन हुआ था ये काफ़ी फेमस है और बहुत बार आता भी है एग्जाम्स में। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर हम डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद संहिता की रचना किस क्षेत्र में हुई थी? तो ऋग्वेद की रचना जो हुई थी वो किस क्षेत्र में हुई थी? पंजाब, राजस्थान, दक्षिण भारत या सप्त सिंधु प्रदेश। तो इन चारों में से किस क्षेत्र में इसकी रचना हुई थी ऋग्वेद की, ये आपको बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पूछा है नहीं, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप फोकस किया कीजिए। यहाँ पूछा गया नहीं है, ठीक है। सामवेद, गंधर्ववेद, अर्थवेद, अथर्ववेद, शिल्पवेद, ऋग्वेद, तंत्रवेद, यजुर्वेद, धनुर्वेद। तो इन चारों में से कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। एंड गाइस ये लेवल 1 के क्वेश्चन है, इसलिए कंपैरेटिवली बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। और जो हमारे जनरल एग्जाम्स आते हैं, जो जीके में हमारी हिस्ट्री आती है या टीटी में आती है हमारी हिस्ट्री, वो बहुत ज़्यादा डेप्थ से नहीं पूछते हैं। तो इसी के लिए यहाँ ये लेवल्स डिज़ाइन किए गए हैं ताकि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ाई करने में अलग से टाइम वेस्ट ना करना पड़े। आप उतना ही पढ़ें जितना आपको ज़रूरी है। तो गाइस फटाफट से आप इसका आंसर नोट डाउन कीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वैदिक काल का सर्वशक्तिमान देवता था। तो ऋग्वैदिक काल के जो सर्वशक्तिमान देवता थे वो कौन थे? अग्नि, सोम, इंद्र या वरुण। इन चारों में से कौन ऋग्वैदिक काल के सर्वशक्तिमान देवता थे? नेक्स्ट है आपका, 10 राजाओं की लड़ाई डैश नदी के तट पर हुई थी। मतलब किस नदी के तट पर हुई थी? ए शत्रुदी, बी वितस्ता, सी सिंधु या डी पुरुषनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। वैदिक काल में किस पशु को अघन्या माना जाता है? बैल, भेड़, गाय या हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 राजाओं का विख्यात युद्ध में निम्नलिखित में कौन विजयी हुआ था? तो यहाँ पूछा है विजयी कौन हुआ था आपसे। 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था या किस में किस मंडल में इसका वर्णन है वो नहीं पूछा गया। यहाँ पूछा विजयी कौन हुआ था। तो ऑप्शंस हैं इसके, दिवोदास, सुदास, तुर्वसगण या यदुगण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। ऋग्वेद का नवा मंडल जिस देवता को समर्पित है, तो किस देवता को समर्पित है नौवां मंडल? अग्नि, सोम, इंद्र या वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। गाइज अगर आपको टेस्ट के लिए मेरी स्पीड तेज लग रही है तो आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं। निम्नलिखित में से इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया है? वीरेंद्र, पुरंदर, पशुपति या मारुत। तो इंद्र का अन्य नाम जो मिलता है हमें देखने को वो कौन सा मिलता है? क्वेश्चन नंबर 44। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो किस में कहा गया है प्रजापति की 2 पुत्रियां? किसको? सभा और समिति को। तो किस में कहा गया है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों के काव्यात्मक हिस्से को कहा जाता है। तो जो काव्यात्मक हिस्सा होता है वेदों का उसको क्या कहते हैं? ब्राह्मण, अरण्यक, संहिता या उपनिषद। काव्यात्मक मतलब होता है जिसको हम गा सकते हैं, ठीक है। जैसे राइमिंग वर्ड्स होते हैं उसमें एंड में एक प्रॉपर उसकी एक सिंक्रोनाइजेशन होती है। तो वो किस में मिलता है, मतलब जो वैसा हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं? तो ब्राह्मण, अरण्यक, संहिता या उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 46। वैदिक कालीन देवताओं की संख्या थी। तो क्या थी वैदिक कालीन देवताओं की संख्या? 13, 23, 33 या 53। 13, 23, 33 या 53। क्वेश्चन नंबर 47।
निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है? तो यहाँ पूछा गया है भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य, ठीक है। तो यहाँ आरण्यक, धर्मसूत्र, निरुक्त या शुल्ब सूत्र। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? आप आंसर नोट डाउन कीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48। प्राचीन भारत में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे कहा जाता था, मतलब विधवा पुनर्विवाह जो स्त्री होती थी पुनर्विवाह कर लेती थी विधवा होने के बाद, उसको क्या कहा जाता था? परिगृहिता, परिणीता, पुनर्भू या निमेशिका। तो क्या कहा जाता था इन सब में से? आंसर नोट डाउन कीजिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन वेदांग का हिस्सा नहीं है? तो कौन हिस्सा नहीं है इनमें से? ज्योतिष, कल्प, निरुक्त या आगम। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में, एक मिनट गाइस, यस लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा इस वीडियो का, टेस्ट का। तो लास्ट आपका क्वेश्चन है, वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में विख्यात हैं। तो वेदांग ज्योतिष किसने लिखी है? वेदांग ज्योतिष निम्न में से किसने लिखी है? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, लगध मुनि, इनको लगध भी कहा जाता है, लगध मुनि भी कहा जाता है, ओके। और डी है लाट देव। तो इन चारों में से किसने लिखी है? आई होप आपने टेस्ट कर लिया होगा और अब आपके जो क्वेश्चंस हैं, अब हम उनके आंसर्स चेक करते हैं कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। और अगर आपने टेस्ट दिया है, आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया है, तो कमेंट बॉक्स में आप अपने टेस्ट का स्कोर ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो चलते हैं हम आंसर्स की तरफ। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? यहाँ से शुरू करते हैं। तो 26 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है श्रेष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस संस्था में स्त्रियों को भाग लेने के उल्लेख प्राप्त होते हैं? इसका सही आंसर है विदत, ठीक है। और विदत ही हमारी सबसे पुरानी जो संस्था थी वो विदत ही थी। तो 27 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 28 पर चलते हैं। 28 है सर्वाधिक प्राचीन संस्था, तो ये मैंने आपको बता ही दिया है, विदत थी। तो 28 का डी ऑप्शन करेक्ट है। हम चलते हैं 29 की तरफ। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है? तो ये मिलता है तृतीय में, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक बार पहले भी याद करवाया था, तृतीय। तो आप इस तरीके से करके इसे याद कर सकते हैं कि गायत्री, ठीक है, त्रि किससे मैच हो रहा है? तृतीय से, और किसी से भी ये मैच नहीं होगा। प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, किसी से मैच नहीं होगा, सिर्फ ये तृतीय से ही मैच होगा। तो आप त्रि, तो मतलब ये ऐसे वाला त्रय है और ये रे वाला बना हुआ है इसमें, ठीक है। तो साउंड सेम आएगी यहाँ पर। तो 29 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं 30 की तरफ। 30 है, निम्न ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो यव कहते थे जौ को, ठीक है। तो जौ को यव कहा जाता था उस समय में। तो 30 का ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, बोगजकोई अभिलेख मिलता है। तो जो वर्तमान में तुर्की एरिया है वहाँ से हमें बोगजकोई अभिलेख मिलता है, ठीक है। तो बोगजकोई अभिलेख का जो एरिया है वो तुर्की है। तो 31 का ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 32 है हमारा, सबसे पहले 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है हमें जबालोपनिषद में, ठीक है। अगर उपनिषद की बात हो रही है यहाँ, आपसे उसके पार्ट की बात नहीं हो रही है कि कौन से भाग में मिलता है, यहाँ बात हो रही है कि किस उपनिषद में मिलता है। तो वो हमें मिलता है जबालोपनिषद में। तो 32 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, ऋग्वेद के किस मंडल में चतुर्वर्ण की अवधारणा प्राप्त होती है? तो चारों वर्ण हमें मिलते हैं 10वें मंडल में, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 33 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और इसी में ही चतुर्वर्ण के अलावा अगर आपको दिया जाता है पूरा
ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इन चारों का उल्लेख हमें 10वें मंडल में मिलता है। और इसको पुरुष सूक्त के नाम से भी हम जानते हैं। इसकी जगह अगर आपको दिया जाता है पुरुष सूक्त, तो आप वो भी ध्यान रखेंगे कि पुरुष सूक्त के बारे में कहाँ बताया गया है। तो पुरुष सूक्त के जो वर्णन मिलता है हमें, वो हमें मिलता है 10वें मंडल में। लेकिन फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर बात करते हैं ब्राह्मण और क्षत्रिय की, देखिए यहाँ पे 4 वर्णों की बात हुई है, ठीक है। अगर बात करते हैं यहाँ सिर्फ 2 वर्णों की, ब्राह्मण और क्षत्रिय, मतलब जो स्टार्टिंग के फर्स्ट एंड सेकंड जो आपके वर्ण हैं, उनका वर्णन अगर पूछा जाता है सबसे पहली बार, तो वो हमें मिलता है 8वें मंडल में, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, अगर सबसे पहले 2 वर्णों का आपसे एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है किस में है, तो वो है हमारे 8वें मंडल में। और अगर पूछा जाता है चारों का किस में है, तो चारों का है हमारे 10वें में, ठीक है। तो पुरुष सूक्त भी किस में है? हमारा 10वें मंडल में है। तो 33 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 34 की तरफ चलते हैं। 34 है हमारा, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो वो हमें मिलता है कठोपनिषद। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? यम नचिकेता, ठीक है, इनके संवाद की बात हो रही है। तो संवाद हो रहा है इनका, कहाँ से होगा? कंठ से ही तो संवाद होगा। आप जब बोलेंगे, अपने गले से आवाज़ आएगी आपके, तभी होगा। तो कठोपनिषद इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। हालांकि और कई संवाद हैं, लेकिन जिस लेवल का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए आपको इससे ज़्यादा और कोई सा भी संवाद नहीं पूछेगा। अगर संवाद में से कुछ आता है तो आपका यम नचिकेता संवाद ही आ सकता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। 34 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हम चलते हैं 35 की तरफ। ऋग्वेदिक संहिता की रचना किस क्षेत्र में हुई थी? तो किस क्षेत्र में हुई थी? ये हुई थी सप्त सैंधव प्रदेश में, ठीक है। तो 35 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ तंत्रवेद दिया हुआ है। तंत्रवेद ऋग्वेद से संबंधित नहीं है, बाकी सामवेद गंधर्ववेद से रिलेटेड है, अथर्ववेद शिल्पवेद से, और यजुर्वेद धनुर्वेद से संबंधित है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जितने हमारे वेद हैं, चारों वेद, उनके उपनिषद, उनके आरण्यक, जितनी भी चीज़ें हैं, मैं आपको बहुत जल्द एक नई वीडियो लाने वाली हूँ। उसमें आपको सिर्फ एक वीडियो में एक ट्रिक से एक वेद के सारे उपनिषद, आरण्यक, सारी शाखाएं, सब कुछ याद करवाया जाएगा। तो एक छोटी सी वीडियो आएगी आपकी 10-15 मिनट की। उस 10-15 मिनट की वीडियो में आपको चारों वेद, उनके उपवेद, उनके आरण्यक सब याद करवाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और सब्सक्राइब करने के साथ ही इसके पास में बना बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही हमारी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37, शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो जो शतपथ ब्राह्मण है हमारा, वो हमारा यजुर्वेद से संबंधित है। अब इसे याद कैसे करना है वो मैं आपको बहुत जल्द लेवल 2 एंड लेवल 3 की वीडियोस बनाने के बाद मैं आपको बहुत जल्द ये आपको वीडियो प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बहुत ट्रिक से आप याद कर लेंगे और आप कभी भी उसको नहीं भूलेंगे। तो 37 का बी ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल का सर्वशक्तिमान देवता थे, तो कौन थे? वो थे इंद्र, ठीक है। इंद्र का सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर वर्णन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो 38 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 39 है, 10 राजाओं की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो हुई थी पुरुषनी नदी के तट पर, ठीक है। तो राजाओं की लड़ाई हुई थी। राजा क्या होते हैं? राजा पुरुष होते हैं, ठीक है। तो पुरुष मतलब पुरुष, यहाँ पे राजा क्या है? पुरुष है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो 10 राजाओं की लड़ाई कौन सी नदी के तट पर हुई थी? पुरुषनी नदी के तट पर हुई थी, ठीक है। डी ऑप्शन इसका 39 का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 है, वैदिक काल में किस पशु को अघन्य माना गया है? तो यहाँ पर गाय को अघन्य माना गया है। अघन्य मतलब जिसका वध नहीं किया जा सकता, ऐसा माना गया है गाय को। वो हम आज भी मानते हैं, तो इसमें आपको कुछ अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो 40 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
10 राजाओं के विख्यात युद्ध में निम्नलिखित में कौन विजयी हुआ था? तो कौन हुआ था यहाँ पर? सुदास की विजय हुई थी। तो 41 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पूछा गया है ऋग्वेद का नवा मंडल जिस देवता को समर्पित है वो कौन है? तो ये हमारे सोम को समर्पित है। नौवा मंडल, ठीक है, 900 ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। तो 42 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया है? तो इंद्र को पुरंदर कहा गया है ऋग्वेद में। अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल जो हमारे लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन अक्सर आता है। तो 43 का बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो किस में कहा गया है? ये कहा गया है अथर्ववेद में, ठीक है। तो सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में, ठीक है। तो अब हाँ, इसको याद कैसे करेंगे? चलिए मैं अब आपको फिलहाल के लिए याद करवा देती हूँ। तो प्रजापति की 2 पुत्रियां, अब देखिए पुत्रियां होंगी तो क्या होगा? उनका विवाह होगा, विवाह होगा तो क्या होगा? पैसा खर्च होगा, ठीक है। और पैसा किससे रिलेटेड होता है? मतलब पैसे को और दूसरी लैंग्वेज में अगर हम बोले तो अर्थ बोलते हैं। पैसे से रिलेटेड चीज़ें क्या होती है? अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो बोलते हैं हम, जैसे कि तो अर्थ हमारा पैसे से रिलेटेड होता है। तो किससे हो गया? अथर्ववेद से। इस तरीके से करके हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। वेदों के काव्यात्मक हिस्से को कहा जाता है। तो वेदों के काव्यात्मक हिस्से को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है संहिता। संहिता मतलब जो हमारे मेन वेद होते हैं वो जो हमारे लिखे जाते हैं संस्कृत में लिखे गए थे, और जो संस्कृत के श्लोक टाइप होते हैं तो वही हमारे काव्यात्मक हिस्से हैं, और वेदों को ही संहिता कहा जाता है। 45 का सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, वैदिक कालीन देवताओं की संख्या क्या थी? तो संख्या थी 33। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि देवताओं की संख्या 33 थी। हम बोलते हैं 33 करोड़ देवता, वो बिल्कुल ही गलत है। हमारे 33 करोड़ देवता नहीं हैं, हमारे 33 कोटि देवता हैं, ठीक है। तो क्या है ये है 33 कोटि देवता। अब 33 कोटि देवता का क्या मतलब है? इनका मतलब है प्रकार। तो 33 प्रकार के देवता हैं, हमारे 33 करोड़ देवता नहीं हैं। तो नॉर्मल लाइफ में बहुत सारे लोग कोटि को करोड़ मानते हैं, ठीक है। तो 33 कोटि देवता है, 33 करोड़ देवता नहीं है हिंदू धर्म में, ये याद रखिएगा। 46 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन, मेरे क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है? तो वो है हमारा शुल्ब सूत्र। अब याद कैसे करेंगे? शुल्ब मतलब, शुल्ब से याद कर सकते हैं आप सॉल्व, ठीक है। शुल्ब मतलब सॉल्व, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। और सॉल्व किसको करते हैं हम? सॉल्व तो मैथ के सम को ही करते हैं ना, राइट। तो शुल्ब सूत्र। 47 का डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा, प्राचीन भारत में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता है पुनर्भू, ठीक है। तो पुनर् मतलब होता है दोबारा, तो दोबारा विवाह करने वाली को क्या बोला गया? पुनर्भू। तो 48 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग का हिस्सा नहीं है? तो आगम नहीं है। तो आगम ग्रंथ जो हैं वो हमारे बाद के हैं, तो जो हमारे बाद के धर्म आते हैं उनमें है आगम ग्रंथ, ये हमारे वेदांग के हिस्सा नहीं है। तो हमारे वेदांग के जो हिस्से हैं वो है ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद, शिक्षा, ये सारे हमारे वेदांग के हिस्से हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में विख्यात हैं, तो वो है लगध मुनि, ठीक है। वेदांग ज्योतिष की बात हो रही है यहाँ, वेदांग ज्योतिष के लेखक हैं लगध मुनि, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरा याद कराने का तरीका पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप आगे आने वाले लेवल 2 एंड लेवल 3 के हायर ग्रेड के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाएं। और
आप उन्हें आसानी से याद कर सकें। और बहुत जल्दी ही मैं यहाँ पर एक सभी ये जो हमारे वेद हैं, उपवेद हैं, आरण्यक हैं, इनसे रिलेटेड एक शॉर्ट ट्रिक की वीडियो लाने वाली हूँ, जो 10 से 15 मिनट में आपको सारे वेद, उपवेद, उनके आरण्यक सब याद करवा दिए जाएंगे, वो भी हमेशा के लिए, जिनको आप कभी नहीं भूलेंगे। तो गाइस बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।